पिछले क्लास में ये क्वेश्चन किया था, याद है आपको? हाँ, कि अगर इनिशियली कोई आपके पास ऐसा वाटर दिया है, कोई ऐसा सॉल्यूशन दिया गया है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, याद है आपको? ठीक है, तो उससे रिलेटेड करके यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था कि बताओ अगर वो 110 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीटअप किया जाता है तो वाटर कितना वेपराइज होगा, ऐसे उसकी कुछ कहानी थी। अभी जैसे आप मान लो इसके अंदर क्या बोला गया, यदि 1000 ग्राम पानी में, मतलब 1 kg पानी है सीधा बोलो तो, 1 मोल अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाकर एक विलयन तैयार किया गया। एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm का है। 273 केल्विन पे आपको पता है कि अगर प्योर वाटर होता है तो क्या होता है, 273 केल्विन पे फ्रीज होता है, बर्फ होता है। 273 केल्विन उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक होता है। ठीक, लेकिन अब कह रहा है कि 263 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो जमे हुए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ कह रहा है। तो देखो, पिछले क्लास में आपको ये समझाया गया था कि जब आप कोई एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो ना, थोड़ा सा पिछले क्लास से ही कनेक्ट करते हैं हम लोग। जब कोई आप एक प्योर वाटर लेते हो, शुद्ध जल लेते हो, तो ऊपर से जो पिस्टन से लगाओ या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बात करते हैं, चलो, तो वायुमंडलीय दाब जो ऊपर से लगता है, इसमें अगर आप टेम्परेचर कर दो 373 केल्विन तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है और ये पूरा का पूरा पानी वेपराइज हो जाता है। और ये टेम्परेचर फिर बढ़ता नहीं है, इसी टेम्परेचर पे पूरा बॉयल हो जाता है। सही है, ठीक। लेकिन इसके अंदर ये पानी अगर 1 kg है, इसके अंदर अगर आप सॉल्यूट डाल देते हो, क्या डाल देते हो, अगर आप सॉल्यूट डाल देते हो, जस्ट लाइक जो क्वेश्चन था कि पिछले वाला 1 मोल, ठीक है, तो अभी क्या होगा 273 केल्विन, यानी इसको अगर सेल्सियस में बोलोगे तो कितना बोलोगे, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, बोलो। अब सवाल है कि अगर आपने सॉल्यूट डाल दिया और 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया तो इसकी कुछ मोलैलिटी आ जाती है, और आपको पता है कि सॉल्यूट डालने के बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एलिवेशन आता है इसमें, तो डेल्टा टीवी हम लोग निकालते हैं। जो क्वेश्चन था पिछले वाला वो उसमें केवी कितना गया था, 2, और मोलैलिटी 1000 अगर ग्राम पानी में 1 मोल है तो कितना आएगा, 1, तो कितना हो गया, 2। तो हमने बोला था कि जो 373 पे पूरा का पूरा पानी में प्राइस हो जाएगा, वो अब 373 प्राइस नहीं होगा, वो 300, बोलो बोलो, 75 केल्विन पे वेपराइज होना शुरू होगा। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या 375 केल्विन पे पूरा का पूरा पानी वेपराइज हो जाएगा जैसे प्योर वाटर 373 पे पूरा हो जाता, क्या वैसा सिचुएशन आएगा? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे जैसे वेपराइज होता जाएगा वैसे वैसे सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो घटता जाएगा। याद है आपको? तो डेल्टा टीवी को जो हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, डेल्टा टीवी बराबर क्या लिखते हैं, केबी, और मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विलय के मोलों की संख्या बटा डब्लू, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ये ग्राम में दिया हुआ है तो 1000 ऊपर भेज दो, है ना, बोलो। तो जैसे जैसे ये हम लोगों का घटते जाता है, सॉरी, हाँ ठीक है, जैसे जैसे ये घटते जाता है, क्यों घटेगा, क्योंकि देखो ये क्या है, सॉल्वेंट का मास है, और आपको पता है जैसे जैसे हीटअप होगा क्या होगा, पानी उड़ेगा, सॉल्यूट तो उसी के अंदर रहेंगे। तो क्या होगा, अगर ये घटेगा, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो बाकी क्या होगा, आप देख सकते हो, ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि जो 373 से 375 पे गया था, अब अगर ये डेल्टा टीवी भरेगा तो 376 हो जाएगा, 377 हो जाएगा, 378 हो जाएगा, 380 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे इसमें पानी की मात्रा कम होती जाएगी वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। आपको और हाई टेम्परेचर पे हीटअप करना पड़ेगा, तब जाके बॉयल करेगा, तब वेपराइज होगा वाटर। ये बात आपको समझ में आती है? तो एक ऐसा टेम्परेचर दिया गया था कि 110 डिग्री सेल्सियस पे, यही था ना क्वेश्चन, मैं गलत जगह डेरिवेशन कर रहा हूँ, ये था कि अगर बॉइलिंग पॉइंट 110 तक पहुंचता है तो बताओ उस टाइम तक कितना वाटर वेपराइज हो गया था। तो हम लोग निकाले थे 800 ग्राम, ऐसा कुछ आया था, याद आया? 200 ग्राम सोल्यूशन में बचा हुआ था, वो जो आया था वो 200 ग्राम बचा हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, फिर से हम लोगों से सवाल पूछा जाए कि चलो मेरे पास क्या है, एज ए वाटर है, और ये वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, और कहानी कुछ ऐसी है कि इसका ये 273 केल्विन में पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है। अगर ये प्योर है तो, शुद्ध है, तो 273 केल्विन में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब अगर इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो जमना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सो कि अगर हम लोग, मुसीबत कब आता है, जब इसके अंदर हम सॉल्यूट डालते हैं, तो ये हम लोगों का जो वाटर है
इसका मास कितना गिवन है भाई, तो 1000 ग्राम मतलब 1 kg। इसके अंदर सॉल्यूट कितना डाला गया है, पढ़िए 1 मोल डाला गया है। तो अगर मैं इसकी मोलालिटी की बात करूँ स्मॉल है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर रख रहे हो तो मल्टीप्लाई 1000 आएगा, कट के क्या आ जाएगा ये 1, तो मोलालिटी कितना आ गया 1। अब मैं निकालता हूँ यहाँ क्या आता है, अगर आप फ्रीज करना चाहते हो तो अगर सॉल्यूट डाल के फ्रीज करोगे तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है, मतलब कमी आता है। तो जो 273 पे जम रहा था 273 पे नहीं जमेगा, उससे कम पे फ्रीज होगा। तो वो कितना होगा, तो पहले डेल्टा TF निकालो। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, KF इंटू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो KF इसका कितना दिया हुआ है, 2 ही रखा। M कितना आया सॉल्यूशन का, जितना आपने सॉल्यूट मिला उसके हिसाब से M आया, तो कितना आ गया 2, यानी डिप्रेशन 2 से आएगा, डिप्रेशन 2 से आएगा। अब आप क्या कहोगे, अब आप क्या कहोगे कि भैया अब जो ये फ्रीज होगा ना, अब जो ये वाटर फ्रीज होना शुरू होगा ना, वो 273 पे नहीं 271 पे, कितना पे 271 पे। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब यही मान लो कि इसके अंदर हम 1 मोल न डाल करके 2 मोल डाल देते, सोच के देखो, तो यहाँ मोलालिटी निकालते थे, यहाँ 2 आता, सोचो ये कट जाता, M का वैल्यू कितना आता 2, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आता 4। तो फिर सोचो जो 273 पे प्योर वाटर फ्रीज हो जा रहा था वो कितना पे 269 पे। ये बात आपको समझ आई, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे ये पानी फ्रीज होगा जमता जाएगा, ठीक है 273 केल्विन पे शुरू हुआ और सॉल्यूट आपने मिला दिया, तो जो है सो कि 271 पे शुरू होगा। अब शुरू होगा तो सवाल ये है कि क्या पूरा का पूरा वाटर फ्रीज हो जाएगा, फिर से ऐसा नहीं होता। जैसे पूरा वेपराइज नहीं होता वैसे पूरा फ्रीज भी नहीं होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब यहाँ पे आइस बनता है सबसे पहले ऊपर वाला लेयर से एनर्जी रिलीज होती है और ऊपर वाला क्या बनता है, आइस बनता है। तो जैसे जैसे ऊपर से आइस बनता जाएगा इसमें का जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, जो विले के कण थे जो आपने 1 मोल डाला था, वो कहाँ चला आता है, नीचे चला आता है। आई बात समझ में, वो लिक्विड फेज को पसंद करता है, लिक्विड फेज में डिसॉल्व रहना चाहता है, वो चला आता है इधर हम लोग का सॉल्वेंट में। आई बात समझ में, तो विलायक में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये फ्रीज हो गया। फ्रीजिंग कहाँ से शुरू हुआ था, डिप्रेशन कितना आया था 2 से, फ्रीजिंग शुरू, ठीक है 1 मोल हमने मिला दिया जिसके कारण डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया, डिप्रेशन आ गया फ्रीजिंग पॉइंट में। 273 पे नहीं 271 पे फ्रीज होना शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही शुरू हुआ 271 पे जो सॉल्यूट है वो नीचे आ गए, तो नीचे का पानी क्या हो गया, पानी की मात्रा तो कम हो गई, अब 1 kg नहीं रहा, कुछ तो फ्रीज हो गया ना भाई, अरे बोलो हाँ ना, पानी 1 kg रहा नहीं, 1000 ग्राम रहा नहीं। तो सोच के देखो अगर ये नहीं रहा लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वही रहे, तो यहाँ पे वैल्यू कम हो गया, कम हो गया, ये M का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ वैल्यू M का वैल्यू बढ़ेगा तो मल्टीप्लीकेशन डेल्टा TF क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ेगा तो क्या होगा, तो अब जो नीचे का पानी फ्रीज होगा वो 271 पे फ्रीज नहीं होगा, वो 270 होगा, 269 होगा, और डिप्रेशन आएगा और कमी आएगी और ठंडा करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। तो वैसे ही आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि बताओ, ऐसे पूछा गया कि 273 केल्विन पे पहले अगर प्योर वाटर था तो फ्रीज हो जा रहा था, 263 तक अगर ठंडा किया जाए तो कितना जो है सो कि मतलब पानी, जमे हुए पानी की मात्रा बताओ कितना वाटर फ्रीज होगा। ये आपको बताना है कि वाटर का कितना अमाउंट, जो आपने 1000 ग्राम पानी लिया था उसमें से कितना पानी फ्रीज हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिंपल एक काम कर लो कि जो है सो कि ये वाला लगा लो, डेल्टा TF बराबर क्या पढ़ा आपने, KF इंटू M। डेल्टा तो बताओ डेल्टा TF अगर 263 कह रहा है, प्योर वाटर 273 पे फ्रीज हो रहा है, तो चेंज कितने का है 10 का। KF कितना दिया था 2 दिया था। तो और मोलालिटी कैसे निकालते हैं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कितना मोल था 1 बटा में, बोलो बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ग्राम में दिया है तो मल्टीप्लाई 1000 kg में कन्वर्ट करने के लिए यही करेंगे ना। सही से करो सॉल्व, क्या आएगा W आ जाएगा, W यहाँ भेज दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 100 में 2 गुना कर लो, कितना आ जाएगा 200 ग्राम आएगा। ये 200 ग्राम क्या है बताओ, ये रिमेनिंग वाटर है या जमा हुआ बर्फ है, ये सॉल्यूशन में रिमेनिंग वाटर है, बचा हुआ वाटर है। तो कितना वाटर फ्रीज हो गया, जितना पानी जम गया, जमे हुए पानी की मात्रा फ्रीज हुए पानी की मात्रा कितनी हो गई, समझ में आया, कोई दिक्कत। इस क्वेश्चन को भी आप रिवर्स करके, जैसे पिछले क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने समझाया था, ठीक है। आप जैसो कि इस क्वेश्चन को भी रिवर्स करके आप सोच सकते हो कुछ ऐसा। चलो कर ही देता हूं, जल्दी से कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या कि जैसे मान लो मैंने आपको ये दिया कि मेरे पास मैंने एक सॉल्यूशन ही बनाया, उसमें पानी कितना है 200 ग्राम, ठीक है, पानी है 200 ग्राम।
अच्छा, इसमें हमने 1 मोल क्या डाला, सॉल्यूट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो प्योर वाटर, जब ये शुद्ध पानी था, इसमें 1 मोल सॉल्यूट हमने नहीं डाला था, तो 273 पे ही जम जा रहा था, पूरा का पूरा फ्रीज हो जा रहा था। लेकिन अब हमें इसके अंदर 1 मोल डाल दिए, ये 200 ग्राम पानी है, बताओ अब ये कितना पे फ्रीज होना शुरू होगा। तो सवाल ये है कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा कि डिप्रेशन कितना आएगा, तब बता पाऊंगा। तो डेल्टा टी एफ, तो के बी इसके लिए कितना दिया गया था 2 मल्टीप्लाई एम, तो क्या करोगे आप, एम कैसे निकालोगे, सॉल्यूट का मोल्स कितना है 1 बटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, करो करो सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट क्या 200 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड, यानी ऊपर आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 गया, 2 बचे 10, कितना आ जाएगा 10 केल्विन आएगा। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ 10। तो जो 273 पे जम रहा था, अब वो कितना पे जमेगा 263। ये बात आपको समझ में है, ये बात समझ में है। तो अगर आपके पास प्योर वाटर था, शुद्ध जल था, और शुरू में 200 ग्राम था, तो जैसे कि जब वो फ्रीज हो रहा था तो 273 फ्रीज हो रहा था। अभी जैसे कि उसके अंदर 1 मोल अगर आप डाल दोगे तो इस सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ जाएगा 263। ये बात आपको समझ में है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना का आया 10 का। तो अभी इसी चीज को आप उल्टा करके देख सकते हो कि यहाँ पे ये उस सॉल्यूशन में 200 ग्राम पानी बचा होगा, 200 ग्राम पानी बचा होगा, तब जाके उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना से आया होगा 10 से, यानी कितना पानी ऊपर जम गया होगा 800 ग्राम। समझ आया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप रिलेट कर सकते हो। अब इन्हीं सब का छोटा छोटा एप्लीकेशन है रोजमर्रा की लाइफ में, एक दो चीजें यूज है, आप देख लो। जैसे क्वेश्चन आता है कि जो समंदर का पानी है जब ठंडा होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर जैसे कि समंदर में, जैसे आपने एक सुना होगा टाइटैनिक जहाज डूब गया बर्फ आइसबर्ग से टकरा करके, तो क्या है बड़े बड़े समंदर में आइस वर्ग जो होते हैं वो मतलब एक तरह से कह लो बर्फ के पर्वत पहाड़ ऐसे कह सकते हो, छोटे छोटे जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। तो पूरा का पूरा समंदर का पानी जैसे कि फ्रीज नहीं होता 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्यों नहीं जमता, और ना जमता वो अच्छी बात है कि नहीं जमता है। तो कहानी क्या होती है इनकी, सिंपल वही कहानी होती है। देखो मान लो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, यानी बोले तो 273 केल्विन। अब 200 ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो 200 खैर फ्रीजिंग पॉइंट पे वैसे भी प्रेशर का कुछ लेना देना है नहीं उतना, तो 273 केल्विन में मान लो ये फ्रीज होना शुरू हो गया। अब जैसे ही 273 केल्विन में फ्रीज होना शुरू हुआ, सोच के देखो जो समंदर का पानी होता है उसका आप कहते हो ये खारा होता है, यानी इसके अंदर क्या रहते हैं नमक रहते हैं, या सॉल्यूट सीधे बोलो, कई तरह के सॉल्यूट रहते हैं। अब जो सॉल्यूट रहते हैं जो डिजोल्व रहते हैं इस पानी के अंदर, वो क्या होंगे, जैसे ही फ्रीज होगा ऊपर जो आइस बनेगा वो क्या बनेगा, प्योर आइस बनेगा, शुद्ध बर्फ बनेगा। क्या बनेगा, इसमें का जो डिजोल्व सॉल्यूट होगा, घुला हुआ जो विले होगा, सॉल्ट होगा, वो कहाँ चला जाएगा, नीचे वाटर में चला जाएगा। जैसे ही नीचे वाले पानी में गया तो नीचे वाले वाटर की मोलालिटी बढ़ा की घटा, स्मॉल एम बढ़ा की घटा, स्मॉल एम बढ़ा की घटा, बढ़ गया। क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, कितनी बार बताया मैंने, N/W मल्टीप्लाई 1000। तो क्या चेंज हुआ बताओ, नीचे गया, जितने सॉल्यूट थे ऊपर, अभी यार इसमें बढ़ गया ना, ये बात समझ में, ऊपर का पानी फ्रीज हो गया, नीचे का पानी तो कम हो गया ना भाई, उसके अंदर वो चले गए, तो अंदर का मोलालिटी क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या हुआ, अगर ये बढ़ेगा तो डेल्टा टीएफ का क्या हालचाल होगा, ये बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो डिप्रेशन ज्यादा आएगा। इसका मतलब जो पानी 273 पे जम रहा था, अब नीचे का पानी 273 पे नहीं जमेगा, अब तापमान उससे भी गिरेगा तब जाके फ्रीज होगा, अब जाके टेम्परेचर उससे भी नीचे गिरेगा तब जाके नीचे का पानी फ्रीज होगा, ऐसे नहीं जमेगा। तो क्या होगा, 271 होगा, 270 होगा, 269 होगा, 268 होगा, 65 होगा, ऐसे होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा वैसे वैसे नीचे का पानी फ्रीज होता जाएगा। लेकिन क्या सवाल है कि समंदर का पूरा पानी फ्रीज हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ आई। इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि आप देखोगे कई सारे फिल्मों में भी दिखाया जाता है, पिक्चर्स में भी दिखाया जाता है कि ऊपर के पानी जो है सो ऊपर बर्फ होते हैं और नीचे क्या होता है, पानी पानी रहता है। तो पूरा का पूरा कभी भी कोई झील है, तालाब है, हाँ ये तब हो सकता है जब ये प्योर होता, शुद्ध होता, पूरा का पूरा अगर ये प्योर फॉर्म में होता तो समंदर क्या, झील, नदियां जितने सारे हैं सब जहां तहां जैसे हैं सब वही पे फ्रीज हो जाते अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जाता तो। ठीक है, तो क्यों 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा समंदर या कोई भी चीजें अच्छे से वो नहीं जमती है, समझ में है।
क्योंकि जैसे ही ऊपर का वो जमता है प्योर आइस होता है, और उसमें जो घुले हुए सॉल्यूट होते हैं, विले होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण जो नीचे का पानी है अब जितना पे वो जमना शुरू करना चाहिए, जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, उस पे वो नहीं जमेगा, उससे भी वो कम पे जमेगा। तो वातावरण का तापमान गिरेगा और नीचे जाएगा तब जमेगा, नहीं तो बस पानी ठंडा रहेगा और क्या। तो इसलिए अच्छी चीज है कि मतलब जो जलीय जीव होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं, पानी उनको चाहिए भी, लिक्विड फेज चाहिए, आसानी से रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो एक गलत फहमी हम लोग यहीं पे दूर कर लेते हैं कि हम लोग बड़ा ये सुनते रहते हैं ना कि जल ही जीवन है, तो ऐसा बड़ा हम लोग उम्मीद जताते हैं कि समुद्र में इतना पानी है और सबका सब पानी खारा है, नमकीन है, हाँ कि ना। तो बड़ा बुरा मानते हैं, काश ये सब पानी प्योर होता, शुद्ध होता, तो पीने के पानी की किल्लत नहीं होती। यहाँ तो ठीक है, आमतौर पर 2 चापाकल हलाओ, पानी पूरा भर बाल्टी ले जाओ, हाँ कि ना। लेकिन आप शहर में जाकर देखिए पानी की कितनी किल्लत है, कितनी मारामारी है। आई बात समझ में? वहां की सरकारें तय करती हैं कि आपको पानी कितना मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप सोचो, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मतलब प्योर ना हो या जो भी प्रोसेस है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर ये प्योर होता, सोच के देखो, पूरा का पूरा समंदर बर्फ बन जाता, और पूरा समंदर बर्फ बन जाता, सॉलिड फेज में चला जाता, तो क्या होता, सारे जलीय जीव मर जाते, एक्वाटिक लाइफ खत्म हो जाता। और ऐसा होता तो इनके नेचर में, प्रकृति में बहुत बड़ा बैलेंस है, बहुत बड़ा संतुलन है। वो है तो हम हैं, हमको दिख नहीं रहा, लेकिन ये बात है, ध्यान रखिएगा। तो नेचर का बैलेंसिंग खत्म हो जाता। तो आज से गलत फहमी हम लोग अपना दूर कर लेते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है तो खराब होता है, खारा होता है। आई बात समझ में? नेचर में जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं जो है सो कि बड़ा खूबसूरत है और सही तरीके से बैलेंस करके नेचर ने दिया है, और ये बड़ी अच्छी चीज दी है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। ये गाड़ी का रेडी वाटर है, कार देखा होगा आपने, कई लोग आगे से उठा के पानी डालते रहते हैं। अभी हम लोग के यहाँ जब वो गेहूं कटेगा ना, दौड़ी शुरू होगा, तो ट्रैक्टर के आगे से लोग पानी डालते हैं, तो वो रेडी वाटर में जो पानी डालते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ तापमान तो 0 डिग्री सेल्सियस हमेशा ऊपर ही रहता है, तो इस बात का टेंशन में जाना ही नहीं है, जहां से मर्जी किया पानी लाके डाल दिए, बात खत्म है। लेकिन जहां पे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है, जैसे अमेरिका हो गया, कई बार टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, या बहुत जगह पे रहते हैं लोग, या जो सोच के देखो जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ सियाचिन के बॉर्डर पर जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, जहाँ -30 चला जाता है, तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती है, वहाँ से जो सैनिक आना जाना, जो आवागमन होता है, जो भी होता है, तो वहाँ उसमें जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके साथ क्या मुश्किल आता है, ये मुश्किल आता है कि अगर वो रेटी वाटर में प्योर वाटर डाल देंगे, तो प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज हो जाता है। अब जैसे ही वो बर्फ बनेगा, सोच के देखो, टेम्परेचर है -20, जीरो तो छोड़ दो, -20 है, पानी डालोगे तुरंत जम जाएगा। सोच के देखो कितना भयंकर चीज है। और पानी जब जमता है तो एक बात पता होना चाहिए, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसकी डेंसिटी घटती है। तो वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो आपने पानी डाला, इतना सा हो गया, थोड़ा सा बढ़ के, अब क्या होगा, रेडी वाटर को फाड़ देगा, तोड़ देगा। ठीक है, गाड़ी हो जाएगी बंद, कहानी खत्म। अब लीजिए, जाइए पैदल, समस्या, गाड़ी को धकेल के थोड़ा ले जाओगे, ये गाड़ी धकेलने वाली है, साइकिल थोड़ी है धक्का मार के लेके चल जाएंगे। गया काम से, हो गया, कहीं टूर पे निकले थे, हो गया आपका बर्फीला टूर, अब बर्फे बर्फे घूमिए आप, कोई तो हो गया आपका टूर खत्म वहीं पे। तो ये चीज है, खैर जो भी है। तो ये रेडी वाटर कुछ एक्चुअल में ऐसे दिखता है, आई होप आपने देखा भी होगा, ट्रैक्टर वगैरह में सामने से दिखता है। ठीक है, हाँ जी। तो ये इसमें हम लोग पानी में डालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो ठंडे प्रदेश में होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कर देते हैं, सॉल्यूट मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं? कि जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है वो नीचे जाकर के जमेगा। आई बात समझ में? तो मान लो कि -5 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने डेटा निकाल लेंगे कि इसमें कितना सॉल्यूट मिलाएंगे कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट -4 हो जाए। तो भैया तुम्हारे वातावरण का तापमान -5 है, हम इतना उसमें सॉल्यूट मिला देंगे कि अब पानी का फ्रीजिंग पॉइंट घट के कहाँ चला जाएगा, -4 पे, कभी जमेगा ही नहीं। सॉल्यूट के साथ क्या रहेगा, लिक्विड फेज में रहेगा, पानी को ठंडा करते, उसको ठंडा करते रहेगा, क्या दिक्कत है? हमको तो लिक्विड फेज से मतलब था। ये कुछ समझ में आई बात? नहीं है? ठीक है। तो जैसे ही आप सॉल्यूट मिलाते हो सॉल्वेंट के अंदर, विलायक के अंदर, तो क्या होता है, उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या आता है, डिप्रेशन आता है, कमी आती है, जितना पे वो जम रहा है उतना पे वो नहीं जमेगा। और देखो इसका क्या क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसी का नहीं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का भी करते हैं हम अपनी जरूरत के अनुसार। जहां पे हमको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जैसे देख लो, आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, जब ये कुछ बॉयल कर रहे होते हैं, जैसे आलू बॉयल कर रहे होते हो आप, अंडा बॉयल कर रहे होते हो, तो कई लोग उसमें नमक डाल देते हैं पानी के साथ। क्यों करते हो आप? पानी क्या है, सॉल्यूट है, आपने डाल दिया, पानी का सॉल्यूट डाल के आपने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया। जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था वो अब 101 पे होगा, 102 पे होगा, पानी बहुत हीटअप हो जाएगा। जैसे हीटअप होगा क्या होगा, बेचारा अंडा पहले पक रहा था अब पकेगा, बेचारा जल के मर रहा है वो,
जल्दी पकेगा वो, ये बात आपको समझ में आई। तो आप जितना टेम्परेचर पे उसको बना रहे थे उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया आपने। आप अगर दाल बना रहे हो, ध्यान सुनो, अगर आप कोई खाना बना रहे हो, बिना नमक का खाना बनाओगे देर लगेगा, जल्दी बनाओगे नमक डाल दोगे जल्दी बन जाएगा, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। कुछ समझ में आएगा? ठीक है, तो हमको जहां जरूरत पड़ता है, जिस चीज की जरूरत पड़ती है, प्रेशर कुकर क्या है, हाँ वहां भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन वहां पे प्रेशर कुकर क्या करता है, प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है, वहां सॉल्यूट का कोई खेला नहीं होता। ठीक है, ये क्लियर रखना कि वहां भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है लेकिन वो प्रेशर से बढ़ता है, तो वो सॉल्यूट की वजह से नहीं बढ़ता। तो ये कहानी होती है। ये देखो एक और चीज होता है कि आप देखा, आपने सुना होगा ना कि बर्फबारी होने लगी, सड़कों पे पूरा का पूरा बर्फ जम गया, तो उसको साइड किया जा रहा है। तो एक तरीका क्या होता है कि वो बहुत सारे ऐसे साधन होते हैं, तरीके होते हैं, जिससे वो काट के साफ कर दिया जाता है। दूसरा एक और तरीका होता है कि साल्टिंग की जाती है। साल्टिंग मतलब नमक छिड़कना, सड़क पर नमक छिड़क देते हैं और जो है सो कि वो बर्फ बर्फ अपने आप जो है सो कि मेल्ट होके वो साइड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि वातावरण का टेम्परेचर है 2 डिग्री -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 273 नहीं 271 है मान लो। अब 271 पे क्या है, ये पूरा बर्फबारी होने लगा, पूरा सड़क बर्फ से जम गया। अभी क्या हुआ, हमने लाके नमक डाल दिया। नमक क्या है भाई, सॉल्यूट है। जैसे ही सॉल्यूट इसके अंदर डिजोल्व होगा ना, आपने इतनी नमक डाल दी, जैसे ही सॉल्यूट उसमें डिजोल्व होगा ना, उसमें घुलेगा ना, क्या होगा, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे जाएगा। और याद करो मैंने बोला था जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट अगर नीचे गया मतलब मेल्टिंग पॉइंट नीचे गया। ये बात समझ में आया? तो क्या होगा, जो पानी -2, जो आइस आपको -2 पर बर्फ में दिख रहा था, आपने इतना सॉल्यूट डाल दिया कि वो चल गया घट के कहां पे, -4 डिग्री सेल्सियस पे। तो -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता तो जम फ्रीज बर्फ के फॉर्म में रहता, लेकिन वातावरण का तापमान कितना है, -2, उस पर जमा हुआ था, आपने डाल के उसको कहां कर दिया, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कहां ले गए, -4। अब वातावरण का तापमान अब इसके सापेक्ष में क्या है, ज्यादा है, क्या कर देगा, वो मेल्ट कर देगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो क्या होगा, बर्फ पिघलने लगेगा, पिघल के वो बह जाएगा, आसानी से हट जाएगा सड़क से, हाँ या ना? जो साल्टिंग की जाती है वो इसके कारण की जाती है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। चलो क्लियर हो गया। यहां से एक छोटी सी प्रक्रिया आती है विशरण। आप जैसे खाना बनाते हो, डिफ्यूजन सुना आपने, विसरण 9th में पढ़ा होगा आपने, सिंपल। हम लोग बेसिकली पढ़ना है यहाँ पे परासरण, ऑस्मोसिस एक घटना होती है उसको पढ़ना है, लेकिन विसरण वहीं से शुरू कर लेते हैं। ये क्या होता है, दो चीजों का आपस में मिलना, जो हायर कंसंट्रेशन में होता है, जिसमें ज्यादा सांद्रण जहाँ पे होता है, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप कुछ बना रहे हो और यहाँ से वो ज्यादा स्मेल फैल रहा है, खुशबू फैल रहा है चारों तरफ, जैसे अगरबत्ती आपने जला दिया तो जहाँ जल रहा है वहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वहाँ से वो चारों तरफ कमरे में फैलता जा रहा है। ठीक है, हवा और मतलब अगरबत्ती का जो वेपर्स है, गैस है, और जो आपका क्या बोलते हैं वो एयर है, एक दूसरे में क्या है, मिले हुए हैं, तो ये डिफ्यूजन है। क्या ये विसरण है, दो अलग अलग गैसों का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाना, भागना, मिल जाना, एक दूसरे से विसरण कहलाता है। वही विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कण अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गति करते हैं। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि विसरण को ना तो रोका जा सकता है और ना ही उल्टा किया जा सकता है। ये क्यों बोला जा रहा है, आगे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इसमें विलायक और विलय दोनों का बहाव होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, दोनों का होता है, सॉल्यूट का भी होता है, सॉल्वेंट का भी होता है, दोनों का होता है, किसी एक के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होता। डिफ्यूजन ये है, सिंपल चीज है, बस मिलना एक तरह से दिमाग में रखना, दो चीजें आपस में मिलती है ना तो डिफ्यूजन होता है। ठीक है, मेन ये आता है चौथा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं, 4, 3 खत्म कर लिया हमने। पहला कौन सा था बताओ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा कौन सा था, वेरी गुड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन। तीनों पढ़ लिया, तीनों का फॉर्मूला भी हमने याद कर लिया, बढ़िया, बहुत अच्छा। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है और बेसिक चीज है, लेकिन बहुत खूबसूरत चीज है भी, अच्छे से थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा टाइम दो। प्रासरण क्या होता है, वैसी प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं, प्रासरण कहलाती है। या इसको इंग्लिश में पढ़ो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। और के बाद क्या लिखा है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप मत पढ़ो, मैं 1 by 1 करके समझाता हूं और फिर आप इसको पहले समझो, उसके बाद नोट करना। ठीक है, यहाँ पे मैं ना एक डायग्राम बनाता हूँ, पहले ध्यान से देखना। यहाँ मैंने एक कंटेनर ले लिया, एक बर्तन लिया ऐसे, ठीक है, और बीच में मैंने एक लगा दिया एक दीवार, जिसको हम लोग बोलने वाला है यहाँ पे SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। सेमी मतलब आधा, परमिएबल क्या बोलते हैं, पारगम्य, और मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली। ये क्या चीज होता है, जैसे एक ऐसा लेयर समझ लो जिससे कुछ चीजें पार होंगी
कुछ चीज़ें नहीं होंगी। जैसे आमतौर पे हमारे घर में चलनी होता है, आटा चालने वाला, क्या होता है, आटा को जाने देता है, जो चोकर होता है उसको रख लेता है, कुछ चीज़ों को रोक देता है, कुछ चीज़ों को जाने देता है। चाय छानने वाला होता है ऐसा। आप अंगूर देखे हो, उसके ऊपर पतले पतले छिलके होते हैं। वो किशमिश देखा आपने, पानी में रख दो क्या होता है, वो फूल जाता है। जाहिर सी बात है वो क्यों फूलता होगा, वाटर उसके अंदर इंट करके जाता होगा, हाँ या ना। अब बहुत देर तक अपने हाथ को पानी में रखो, आपका हाथ थोड़ा सा फूलने टाइप का एहसास होता है, अजीब टाइप का हो जाता है। बहुत देर तक पानी में रहोगे तो ये बात होगा, खेत उत पटा होगा तो पता चला होगा, मेरे के साथ वैसे मैं जानता हूँ ये सब। तो आप अगर करोगे तो ऐसा होगा, तो वो चीज़ आपको फूलने का एहसास होगा काफ़ी देर तक। नदी नाला में बहुत सारा नहाए होगे, तो नाला नहीं, नदी में, तो नदी में काफी देर तक जब नहाओगे, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा होता है। हम लोग बचपन में ऐसा नहीं, ऐसा खूब किए, नदी में नहाने गए और नहा रहे 3-4 घंटा, जब तक घर से लोग मतलब आके कंप्लेन ना कर दे, या जब तक तुम डूबने ना लगो, या कान में पानी ना भरने लगे, या सुनाई कम ना देने लगे। ये कुछ कुछ चीजें होती थी जो मतलब बहुत खतरनाक ना हो जाए तब तक जो है सो कि आदमी उधर ही है, ये चीज होता था। तो ये सब है। तो अभी क्या है कि ये सब क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक सिंपल सा परत, एक लेयर समझ लो एक तरह का, ठीक है, एक तरह का दीवार जिसके बीच में कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे कुछ चीजें पार होती हैं, कुछ चीजें पार नहीं होती। और वैसे भी नाम क्या है, सेमी, अर्ध, मतलब आधा पार होगा आधा नहीं होगा। और आधा पार होना आधा पार नहीं होने का मतलब है, ध्यान सुनना, यहाँ पे आधा पार होने और नहीं होने का ये मतलब है, ये नहीं है कि एक सॉल्यूशन में बनाया, इधर मान लो नमक पानी का घोल है, तो आधा पानी जा रहा है आधा नमक जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है या तो नमक जाएगा या पानी जाएगा, दोनों में से कोई एक जाएगा। यहाँ सेमी का मतलब ये है, समझ में आ रही बात। सॉल्यूशन में से कोई एक ही चीज मूवमेंट होगा, ध्यान रखना। और मूवमेंट बेसिकली होगा किसका, तो सॉल्वेंट का होगा, याद रखना। और एक और बात, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूट के पार्टिकल से छोटे होते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट का जो पार्टिकल होते हैं वो सॉल्यूट से छोटे होते हैं। रीजन क्या होता है, आपको लगता होगा अरे ऐसे कैसे, नाम तो सॉल्वेंट का बड़ा लग रहा है, सॉल्यूट नाम में छोटा लग रहा है, तो सॉल्यूट का तो साइज छोटा होना चाहिए था, है या ना। विलय छोटा होना चाहिए, विलायक बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। विलायक के कण छोटे होते हैं, विलय कण बड़े होते हैं, क्योंकि जो विलय कण होते हैं ना, उन पे कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है। प्योर हो इम्प्योर हो जैसा भी हो, कुछ ना कुछ चार्जेस रहते हैं। तो वो क्या करता है, उसमें उस सॉल्वेंट पार्टिकल से कुछ इंट्रैक्शन दिखाता है, आकर्षण दिखाता है, और सारे पार्टिकल को अपने साथ जोड़ लेता है। अब होगा क्या, अब उसको जाना होगा तो क्या होगा, वो सबको साथ लेके जाएगा। जैसे नहीं देखा आपने कि क्या बोलते हैं, 50 को चीटी मिल कर, ये को चीनी का दाना पकड़ कर टांग के ले जा रही है सब। ये बात आपको समझ में आ रहा है, ये बात आपको समझ में है। तो चीटी क्या है, सॉल्वेंट है, ध्यान सुनो, चीटी क्या है, लेकिन चीनी क्या है, एक्चुअल में जो चीनी था वो बड़ा था, लेकिन समझो बात, चीटी क्या था, ये कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है। लेकिन मुसीबत क्या हुआ, ध्यान से सुनो, मतलब मैं ये कहूँ कि जो है सो कि चीनी का कण छोटा हो, सपोज करो चीनी का कण एकदम बहुत छोटा हो, लेकिन उसमें 50 को चीटी मिलकर वो क्या कर दिया, उसको बड़ा बना दिया। अब एक छोटे से होल को बाहर पार करना हो तो फिर उस सॉलिड पार्टिकल के लिए मुश्किल काम हो जाए, क्यों, क्योंकि उसको पूरा का पूरा चीटी ने घेर रखा है। ये बात आपको समझ में आई। तो जो सॉलिड होते हैं ना, उसको चारों तरफ से क्या होता है, जो सॉल्वेंट होते हैं वो कवर अप करके रखते हैं। आई बात समझ में, उससे इंटरेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे कारण उनका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये रीजन होता है कि फिर सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता, होता किसका है, सॉल्वेंट का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ जाहिर सी बात है, अरे भाई आर पार करने का क्या मतलब है, होल्स है, किधर है, ठीक है। अच्छा होल्स है, उससे आर पार हो रहा है, तो आप कुछ भी कर लो, आर पार तो वही होगा जिसका साइज छोटा होगा, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग से वो वहम नहीं जाता कि सॉल्यूट छोटा नहीं होता बड़ा होता है, और सॉल्वेंट बड़ा नहीं होता छोटा होता है। तो सॉल्वेंट छोटे होते हैं, विलायक का कण छोटा होता है, विलय के कण बड़े होते हैं। क्यों होते हैं समझ में आया, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट होते हैं उन्हीं के पार्टिकल से इंटरेक्ट होकर अपना साइज क्या कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। मैं हवा में क्यों बात करूं, जैसे मान लो कि आपने Na+ डाला, तो ये पानी के कणों को अट्रैक्ट करके अपना साइज क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। अब था ये छोटा, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एक बीच में दीवार लगाया, SPM लगाया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अब इसको पार करके जाना है, तो इस Na+ को पार करने का क्या मतलब है, इस सब जो जुड़ा हुआ सब उसके साथ जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो पानी का कण जाना होगा, वो अकेले निकल जाएगा, अरे बोलो है ना। हाँ फिर यहाँ पे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कॉन्सेप्ट मत लगाना, सर पानी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, 4 को आपन में जुड़ा, यार इनऑर्गेनिक में मत जाओ, फिर उधर रहने दो, ठीक है। मैं भी कहाँ से कहाँ जाता हूँ। तो बस इतना आते वापस आते हम लोग कि ये हम लोग का कंटेनर है, बीच में ये क्या है, दीवार है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीवार नहीं बोलेंगे। हाँ ये नहीं कि अमिताभ बच्चन का फिल्म है दीवार, बोलो जल्दी बोलो, SPM बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
हाँ हिंदी बोले तो अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये वाला लिखा है ना, ये वाला दिख रहा है आपको, अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलो सब। हाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलो, याद हो जाएगा। हाँ इसमें क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बोलो, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। अब सुनना कहानी रोमांच होने वाला है, रोचक होने वाला है। इधर क्या लेना है, इधर हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं बोलो, सॉल्यूशन। एकदम सिंपल बात करते हैं, पानी नमक का, बोलो बोलो जल्दी बोलो, पानी नमक का एक सॉल्यूशन लेते हैं और इसका लेवल यहां तक पूरा भर देते हैं, ठीक है। इधर भी इसी लेवल में, लेकिन अंतर यह है कि इधर हम लोग क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो, इधर हम लोग क्या लेते हैं बोलो, इसी लेवल तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, पानी। बताओ इधर क्या है, क्या मैं बोल सकता हूँ सीधा इधर सॉल्वेंट है, विलायक है, बोलो हाँ या ना। क्या मैं बोल सकता हूँ इधर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, क्या मैं इधर बोल सकता हूँ इधर सॉल्यूशन है, अरे बोलो हाँ ना, सही है ना, सही है ना। इनिशियली शुरू में प्रारंभ में दोनों का जो लेवल है, दोनों का जो हाइट है वो सेम है। ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, धीरे 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 ये जो लेवल होता है इस नली में ऊपर बढ़ने लगता है। ये जो सॉल्यूशन साइड से होता है, ये सॉल्यूशन इसके ऊपर की तरफ ऐसे इंक्रीज करने लगता है। इसका क्या मतलब है, अगर ऐसा होते हुए देखोगे तो आपके दिमाग में क्या जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ आपके दिमाग में यही जाएगा कि भैया अगर इनिशियली हमने दोनों का लेवल बराबर करके रखा था तो जाहिर सी बात है कि इधर का सॉल्वेंट इधर इधर इस झिल्ली से होकर के आ रहा होगा। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये है ऑस्मोसिस, ये है परासरण। पढ़ो, ये पढ़ो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम किधर से, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। बोलो समझ में आया कि नहीं है, अरे भारी है। चलो ये भी कहोगे, ये भी पढ़ के सुना दूंगा, घबराओ मत, समझाता हूं, वापस आओ, पहले ये देखो, और एक और चीज लिखा गया है, घबराना मत। अभी इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन बनाया था, सॉल्यूशन बनाया था, इसके अंदर नमक डाला था, पानी था, ध्यान सुनना। ये पानी मान लो 2 लीटर है, कितना है बोलो, 2 लीटर है। नमक इसमें है 1 मोल, कितना भैया बोल, आधी जनता शांत है, बोल दे भैया। पानी कितना, नमक कितना, इधर पानी है मान लो इधर 2 लीटर, कितना बोलो। इधर मैं क्या करता हूं ना, नमक कर देता हूं 1 मोल, कितना करता हूं, इधर भी सॉल्यूशन, इधर भी सॉल्यूशन, इधर भी सॉल्यूशन, इधर भी सॉल्यूशन। परंतु मुझे ये बताओ कंसंट्रेशन ज्यादा किधर है, इधर या इधर। 2 लीटर पानी इधर भी, 2 लीटर पानी इधर भी, लेकिन सॉल्यूट इधर कितना डाला हमने, सॉरी 2 मोल कर दो, माफ करना मेरे को। इधर 2 मोल, इधर 1 मोल, इधर 2 मोल, इधर 1 मोल। विलयन में सांद्रण, कंसंट्रेशन, मोलारिटी किधर ज्यादा, इधर ज्यादा या इधर ज्यादा, इधर ज्यादा। क्योंकि 2 लीटर में अगर 2 मोल तो 1 लीटर में 1 मोल, यहाँ 2 लीटर में 1 मोल तो 1 लीटर में आधा मोल, मोलारिटी आता है ना भाई। तो किधर कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर ज्यादा इधर कम, क्लियर। तो देखो अगर इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है फिर भी देखा क्या जाता है कि फिर इधर ही लेवल बढ़ रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो, और क्या, फ्रॉम अ सॉल्यूशन, फ्रॉम अ, देखो मोमेंट ऑफ, ये अब सॉल्वेंट, ये वाला छोड़ो, यहां से पढ़ो, मोमेंट ऑफ, फ्रॉम मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन एट लोअर कंसंट्रेशन। इधर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ही मूवमेंट, सॉल्यूट का नहीं, मैंने पहले ही समझा रखा है, सॉल्यूट का साइज क्या हो जाता है, मूवमेंट किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम किधर से, फ्रॉम अ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, एट लोअर कंसंट्रेशन, इधर कंसंट्रेशन क्या था लोअर, टू अ सॉल्यूशन एट अ हायर कंसंट्रेशन, उस सॉल्यूशन की तरफ जिधर हायर कंसंट्रेशन है। कुछ पल्ले पड़ा। अब यही बात पढ़ो, वैसी प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण, शुद्ध विलायक बोलने का क्या मतलब, सिर्फ और सिर्फ विलायक, सिर्फ और सिर्फ विलायक, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। वैसी प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्र विलयन से, अब समझ में आया, कम सांद्र मतलब लोअर कंसंट्रेशन वाले, हाँ, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवाहित होती हैं, परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। तो अगर प्योर सॉल्वेंट है, अच्छा देखो बात दोनों एक ही है ऑलमोस्ट मिला करके। अगर मैंने इसके अंदर ये नहीं डाला था, नमक नहीं डाला था, सिर्फ सॉल्वेंट रखा था, इधर रखा था, तो इधर क्या था, सॉल्यूट ऑलमोस्ट जीरो था। नहीं कह रहा हूं सॉल्यूट जीरो है, तो इधर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, इधर सॉल्यूशन का हायर कंसंट्रेशन है। अरे बोलो हाँ या ना, नहीं समझ में आया, आया। तो बस कहने का थोड़ा सा तरीका अलग है, ठीक है, नहीं तो है दोनों सेम चीज। तो बस अभी तक इस डेफिनेशन को यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात जैसे कि कैसे, अब इसके आगे क्या कहानी है। ऑस्मोसिस हमने समझ लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है, फिर उसका फॉर्मूला जनरेट करने हैं जो अगले क्लास में खत्म हो जाएगा।
तो थैंक यू, इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी अगले क्लास में शुरू करें। देखो, तो हम लोग ये समझने की कोशिश किए थे कि परासरण क्या चीज़ होता है, ऑस्मोसिस क्या चीज़ होता है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो सॉल्वेंट की पार्टिकल्स होते हैं, विलायक के जो कण होते हैं, उनका मूवमेंट होता है, उनका एक तरह से कह लो कि ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है, आवागमन होता है, आना जाना होता है, किधर से किधर, फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द हायर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन आप ले लो जिसमें लोअर कंसेंट्रेशन हो, किसका, सॉल्यूट का। आई बात समझ में? ठीक है। देखो, एक कंफ्यूजन होता है बार बार, ये कंफ्यूजन कई लोगों को हो सकता है, कई तरीके से इसको लिखा जा सकता है। मैं आपको वो दोनों तीनों कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। पहले तो जैसे पिछले क्लास में जो हम लोगों ने ये किया था, उसको थोड़ा सा देख लो एक बार। जैसे ये कंटेनर है, इसके बीच में आप वो लगा दो SPM, ठीक है। मैं इसमें छोटे छोटे होल्स बनाऊं या ना बनाऊं, अगर मैंने SPM लिखा तो इसमें होंगे, ठीक है। बार बार ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे होल्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे बोल दूंगा कि ये क्या है बताओ, SPM है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ही हो गया कि इसमें से एक चीज जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट के अंदर मैंने क्या किया, सॉल्यूशन ले लिया, विलियन, क्या ले लिया, विलियन ले लिया। और इसमें जो सॉल्वेंट होगा उसी का इधर मैंने क्या कर लिया, एक सॉल्वेंट ले लिया, विलायक, ठीक है। इधर हम लोग का क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। तो आप ऐसे बोल दो कि सॉल्वेंट के तरफ, सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो यहाँ पे जो लेवल होता है, सॉल्यूशन का जो लेवल होता है, ये धीरे 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 क्या होता है, यहाँ पे बढ़ने लगता है। क्या होता है, ये बढ़ने लगता है, और बढ़ते 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 एक टाइम पे जाके रुक जाएगा। लेकिन ये बढ़ता है, इसका ये मतलब होता है कि सॉल्वेंट के साइड से, विलायक की ओर से, इस सॉल्यूशन के अंदर जो है सो कि विलायक के कणों का मूवमेंट हो रहा है, आना हो रहा है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है परासरण को समझने का, ऑस्मोसिस को समझने का। दूसरा क्या है, फिर से आप एक कंटेनर लगा ले लो, बीच में आप क्या कर दो, वो SPM आप ले लो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आपका रहा SPM। इधर भी आप एक सॉल्यूशन ले लो, और इधर भी आप क्या कर लो, एक सॉल्यूशन। शुरू में इन दोनों का लेवल सेम होना चाहिए, मान लो दोनों का लेवल सेम ही है, ठीक है। अब इसमें मान लो इधर कंसंट्रेशन है C1 और इधर कंसंट्रेशन है C2। यहाँ मोलारिटी को मैं बोल रहा हूँ, M1 M2 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन बार बार सांद्रण बोला जाता है, कंसंट्रेशन बोला जाता है, तो C यहाँ लिखा जाता है उसी चीज को। तो इसका C1, इसका C2। अब अगर मैं आपको कह दूं कि जो C2 है वो जो है सो कि कम है C1 से, यानी इधर कंसंट्रेशन कम है, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, मैं ये कह रहा हूं इधर कंसंट्रेशन कम है, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब है कि इधर जो विलेय के मोल की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कम है, इधर ज्यादा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इधर कम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इधर ज्यादा है। विलेय के मोल की संख्या इधर कम, इधर ज्यादा। आमतौर पे सिंपल अगर बात करूं कि भैया इधर 10 मोल पानी है, इधर भी 10 मोल पानी है, या 1 लीटर पानी 1 लीटर पानी, दोनों तरफ बराबर है, लेकिन हमने इधर 1 मोल नमक डाला, इधर 4 मोल नमक डाल दिया, ये ज्यादा नमकीन बना दिया, ये कम नमकीन बना दिया। कहने का सिंपल भाषा में ये मतलब होता है। तो किसका कंसंट्रेशन जो है सो कि ज्यादा है और किसका कम है, तो इधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए आप कह रहे हो कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन ध्यान से सोचो कि इसकी तुलना में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि इधर कंसंट्रेशन हम लोगों का कम है, उधर सॉल्यूट कम है, उसकी बात चल रही है। लेकिन ध्यान से सोचो, इसकी तुलना में इधर सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। सोच के देखो। तो आप हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब कहते हो तो सॉल्यूट को मेंशन करते हैं हम, विलेय को पकड़ते हैं, विलायक को नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस विलयन का सांद्रण कम है, इस विलयन का सांद्रण कम है, इसका मतलब इसकी तुलना में जो विलेय है, इसकी तुलना में जो है, इस विलयन की तुलना में इस विलयन के अंदर जो विलेय का मोल है वो कम है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। तो
क्या बोला मैंने, तो अब जो है सो कि इधर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम, इधर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा, समझ में आ रही बात। तो किधर से किधर फ्लो होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लेकिन इसी को लोग ऐसे कहते हैं, कोई कह रहा है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होता है, तो वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है वो फिर सॉल्वेंट को पकड़ रहा होगा। किसको पकड़ रहा होगा, वो सॉल्वेंट को पकड़ रहा होगा। ये बात आपको समझ में आई, ये बात पकड़ में आया कुछ, ठीक है। तो एक ही चीज को कहने के दो तरीके हो सकते हैं, आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, हम लोग बस एक को पकड़ के चलेंगे। तो किधर से किधर जाता है, इधर हम लोगों का ये प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था, इधर इधर दोनों ही सॉल्यूशन हमने ले लिया, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी हमारा सॉल्यूशन है, और ये भी सॉल्यूशन है। लेकिन इधर कंसंट्रेशन मैं कह रहा हूं कम है, इधर ज्यादा है। तो लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है उस सॉल्यूशन की तरफ इधर हायर कंसंट्रेशन है, यानी इधर सॉल्यूट ज्यादा है, तो ये क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है। और यही था हम लोगों का डेफिनेशन भी, यही तो था कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, पहला तो ये था। या इसी को आप ऐसे कहो, फ्रॉम अ सॉल्यूशन एट लोअर कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन एट अ हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में, ठीक है। ये आपका ऑस्मोसिस होता है, ये आपका परासरण होता है, हिंदी में भी लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अब आता है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो सिंपल याद रखना, परासरण की जो ये घटना हो रही है, परासरण की जो घटना हो रही है, इस फेनोमेना को, इस घटना को रोकने के लिए जितना दाब की आवश्यकता होती है, जितने प्रेशर की आवश्यकता होती है, उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो प्रेशर हमको चाहिए उसी को परासरण दाब कहते हैं। पर अधिक सांद्रता वाले विलयन पर, अब प्रेशर लगाओ है कहाँ पे, तो ऑस्मोसिस कैसे हो रहा है, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया उसको थोड़ा देखो, ऑब्जर्व करो। इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, इसका लेवल बढ़ रहा है, तो आप नहीं चाहते हो कि ये प्रोसेस हो, तो प्रेशर किस पे लगाओगे, यहाँ लगाओगे कि यहाँ लगाओगे, यहाँ प्रेशर लगाओगे तो और सॉल्वेंट पार्टिकल तेजी में जाएंगे। तो इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, ये जो यहाँ इधर से सॉल्वेंट चल के इसमें जा रहे हैं, इसको रोकना है, तो यहाँ पे क्या कर दो, एक पिस्टन लगा दो, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दो, इधर से आप प्रेशर लगा दो। तो कुछ प्रेशर लगाओगे तो अब जो क्या होगा कि लेवल ऊपर नहीं बढ़ेगा, इसमें स्पेस नहीं बनेगा, स्पेस नहीं बनेगा, इधर सॉल्वेंट पार्टिकल चल के नहीं आएंगे, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है, परासरण की जो प्रक्रिया वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जितना आपको मिनिमम प्रेशर चाहिए वो कम से कम वो दाब जिससे परासरण की प्रक्रिया को रोका जा सके, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोका जा सके, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और इसको हम लोग दिखाते हैं किससे हैं, पाई से। यहाँ पाई का मान लगभग 22/7 मत इस्तेमाल कर लेना, जैसे एक सिंबॉलिक हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, जैसे एक फिल्म का नाम भी है पाई, इसका मतलब थोड़ी है कि 22/7 है, ठीक है। हाँ, तो नाम है तो फिर वो नाम है, उसका कुछ ऐसे नहीं करना है। तो वापस आते हैं अधिक, लेकिन हाँ लगाएंगे कहाँ पे प्रेशर बताओ, अधिक सांद्रता वाले विलयन पर, ठीक है, जिसका कंसंट्रेट हाई हाई होगा। अधिक सांद्रता वाले विलयन पर आरोपित वह दाब जिसके द्वारा परासरण की प्रक्रिया को रोका जा सके, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, जो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट के पार्टिकल चल के आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो सॉल्यूशन साइड में आप प्रेशर लगा रहे हो, उसी मिनिमम प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सोच के देखो, वापस आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, हमने क्या बोला था, ध्यान से सुनना। ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर इधर चल के जा रहे थे, इसमें भी इधर से इधर चल के जा रहे थे, लेकिन इस प्रोसेस को रोकने के लिए मुझे इतना प्रेशर चाहिए, मैंने लगा दिया, ये प्रोसेस रुक गया, थम गया, स्टॉप हो गया, बढ़िया। अगर मैं ऐसा कर दूं कि प्रेशर यहां जितना लगाना चाहिए इसको रोकने के लिए, उससे प्रेशर मैं हाई कर दूं, उससे भी प्रेशर मैं ज्यादा लगा दूं, फिर क्या होगा, ये जो परासरण की प्रक्रिया है विपरीत हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, और इसको कहेंगे विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे, विपरीत परासरण कहेंगे। मतलब अब इधर देखो प्योर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन था, इधर सॉल्वेंट कम, इधर सॉल्यूट, इधर सॉल्यूट था भी नहीं, लेकिन अब क्या होगा, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, जाएगा सॉल्वेंट ही, ध्यान रखना, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर जाने लगेंगे, इधर से इधर जाने लगेंगे, और इसको आप कहोगे रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत परासरण। शॉर्टकट में इसको RO कहते हैं, और आई होप आपने सुना होगा RO, सुना सुना लग रहा है कुछ,
आरओ का पानी। इसी प्रिंसिपल पे, इसी सिद्धांत पे वो जो पूरा सिस्टम होता है, जो डिवाइस होता है, वो वर्क भी करता है, काम भी करता है। उसी की एक कहानी भी होती है कि कोई इम्प्योर वाटर होता है, अशुद्ध जल होता है। तो अशुद्ध जल कहने का क्या मतलब है कि जो शुद्ध जल है उसके साथ कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स मिले होते हैं। यहाँ पे एक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, एसपीएम होता है, इधर से प्रेशर लगाया जाता है, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो चल के बाहर नहीं जा पाते हैं, लेकिन जो प्योर वाटर होता है वो इधर चला आता है, वो इधर चला आता है। इधर क्या मिल जाता है हमको? प्योर सॉल्वेंट मिल जाता है, पानी मिल जाता है, निकालिए। आई बात समझ में? लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है कि जो हम लोग पानी को जब प्योरिफिकेशन करते हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, ठीक है। इसमें पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। हमको लगता है कि हाँ, हमको लगता है कि जहाँ जितना सारा पानी हम उसमें डालते हैं वो लगभग सबका सब प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक और तरीका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। या आपने वैद्युत अपघटन 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो वो भी एक तरीका होता है, ठीक है। खैर, तो ये हम लोग समझ में आ गया होगा आपको ये कि क्या चीज होता है। तो विपरीत परासरण क्या होता है कि जो आप सॉल्यूशन साइड में जो विलियन की तरफ आप प्रेशर लगा रहे थे, अगर उस प्रेशर का वैल्यू अब किससे ज्यादा कर दो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, वो मिनिमम प्रेशर था, वो कम से कम दाब था जो प्रोसेस को सिर्फ रोक करके रख सके, ना इधर से जाए ना उधर से जाए, बस उतना था। लेकिन अगर आपको रिवर्स ऑस्मोसिस करना है, विपरीत परासरण करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू था उससे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा उसको। तो लिखा गया यदि बाह्य दाब यानी जो एक्सटर्नल प्रेशर आप लगा रहे हो उसका मान परासरण दाब के मान से अधिक कर दिया जाए तो परासरण की प्रक्रिया उल्टी दिशा में होने लगती है, जिसे विपरीत परासरण कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग सिंपल में क्या कहते हैं? आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं इसको। यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। ये इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, उसी को लिखा गया है कि इफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर एक्सीड्स, मतलब ज्यादा कर दो, द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दो, बढ़ा दो, देन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, स्टार्ट्स हैपनिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में शुरू हो जाता है, विच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस इन द शॉर्ट फॉर्म आरओ। कोई दिक्कत? ये समझ में आया? डायग्राम से मैंने समझा दिया। कितने लोगों को दिक्कत है? हाथ उठाओ। कितने लोगों को समझ में आई? हाथ उठाइए जरा। ठीक, सबको आ गया? चलो, अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू वान टॉफ। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आप चाहते हो कि ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है इसको रोकना है, उसके लिए जो आप मिनिमम प्रेशर लगा रहे हो, कम से कम हम कितना प्रेशर लगाएं कि ये जो प्रोसेस हो रहा था कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर चल के जा रहे थे, उसको आप रोक सको, उसको स्टॉप कर सको, रिवर्स नहीं करा सको, उसको आप रोक सको। मिनिमम क्या प्रेशर चाहिए होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने कुछ अपना वो नियम दिया। उन्होंने बोला कि देखो जो ऑस्मोटिक प्रेशर आप लगाओगे ना, वो दो चीज के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। किसके किसके? एक मोलरता के, जिसको हम लोग कंसेंट्रेशन बोलेंगे, मोलारिटी, या तो सी से दिखाएंगे नहीं तो एम से दिखाएंगे। मोलारिटी कैपिटल एम से दिखाते हैं या सी से दिखाएंगे, या हम लोग सी ही यूज करेंगे। और दूसरा बोला उन्होंने कि परासरण दाब जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, वो विलियन का जो टेम्परेचर होगा, जो ताप होगा, उसके समानुपाती होता है। और खुद ही दिमाग लगा सकते हो, क्या दिमाग लगा सकते हो कि इस सॉल्यूशन का जितना ही टेम्परेचर हाई होगा, इसका यहाँ पे जो वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। तो सोच के देखो क्या करना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए प्रेशर और भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। अरे सोचो, हाँ या ना? ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है। अच्छा, जितना ही ज्यादा मतलब प्रेशर का चेंज होगा, उतना ही, जैसे आप एक चीज पढ़े होगे, सॉल्यूट जितना डालते जाओगे उसमें कंसेंट्रेशन जितना बढ़ते जाएगा उतना ही वेपर प्रेशर में चेंज आता है। डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। याद करो सही से, पढ़ा हमने सब। डेल्टा पी समानुपाती स्मॉल एम। तो सॉल्यूट ज्यादा डालोगे तो मोलालिटी बढ़ेगी, मोलालिटी बढ़ेगा तो चेंज इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो आपको प्रेशर अप्लाई करने पड़ेंगे उसको बैलेंस करने के लिए, उसको रोकने के लिए, वो क्या करना पड़ेगा? वो भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये चीजें क्वांटम के अकॉर्डिंग था कि भाई जो परासरण दाब जिसको आप पाई से दिखा रहे हो, वो दो चीज के प्रोपोर्शनल होता है। एक जो ये पाई होता है, परासरण दाब जिसको हम पाई से दिखाते हैं, ये एक समानुपाती होता है किसके? ये जो आपका पाई है ये समानुपाती होता है हम लोगों का कंसंट्रेशन के, मोलारिटी के, ठीक है। और ये जो समानुपाती हो, एक हमारा पाई समानुपाती होता है किसके? टेम्परेचर के। अगर इसको आप मान लो इक्वेशन 1 फॉर्मूला बना ही लेते हैं, इसको मान लो इक्वेशन 2, तो समीकरण 1 और 2 से आप ऐसा लिख सकते हो कि पाई जो समानुपाती होता है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों के। अच्छी बात क्या है, यहाँ पे
जैसे कि अगर आप इस समानुपातिक को हटा के इक्वल और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हो समानुपातिक नियतांक, उठ के फिर से पता कौन आ जाता है, आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर सी टी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, पता नहीं इस इक्वेशन में क्या रखा है, पाई बराबर ये आपका जो है सो कि इसको ऐसे बोलो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, आर इधर पहले आया लेकिन अब सजा के लिख दो, सी आर टी, पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो सी आर टी। तो यहीं तक आपका कहानी खत्म हो जाता है। मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चाहिए आपको, आर का वैल्यू पता होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा वैल्यू पुट कर दो केल्विन स्केल में, आराम से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कितना उसमें लगाना है कि ऑस्मोसिस रुक जाए, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, तो दिक्कत है बोलो नहीं। यहां पे बस इसका थोड़ा सा मैं डेरिवेशन करके दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे एक आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर इस प्रेशर को थोड़ा सा हम लोग पाई से, ठीक है, सॉल्यूशन में प्रेशर लगा रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर एक नया आपने टर्म दिया, नया नाम दिया, तो इसलिए आप उसको पाई से वहां दिखा रहे हो, लेकिन थोड़ा देर के लिए अगर प्रेशर है, प्रेशर ही लगा रहे हो और पाई पी से दिखा दे इसको, और सी क्या है, मोलारिटी है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करते थे, मोलरता याद करो सही से, एन बटा वी हुआ करता था, सॉरी एन बटा वी हुआ करता था, विलेय के मोल की संख्या बटा विलियन का आयतन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज, इज कॉल्ड मोलारिटी। याद आया, तो ये क्या था विलेय का मोल बटा विलियन का आयतन, एन अपॉन वी, ये आर टी, ये भी इधर भाग में आया, इधर गुणा में आ जाएगा, यही बराबर, कहीं देखा देखा सा लग रहा है, क्या दिखा बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, आई बात समझ में। तो जब भी ऐसा लगे ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा उसका फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है पराशर दाब का, तो ये बस दिमाग में आइडियल गैस इक्वेशन पी बराबर टी सबको याद रहता है, ठीक है, बस याद रखना इसमें जो प्रेशर पी है वो क्या बन जाएगा, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाएगा, बी को इधर भेज देना, एन वाई भी कंसंट्रेशन बन जाएगा, सी आर टी मोलारिटी मल्टीप्लाई आर इनटू टेम्परेचर, देवारी है क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा बस मैं कनेक्ट करके दिखाना चाहता था, ये चीजें होती हैं। अच्छा, एक जो वो मैंने बात बताई ना आपको यहाँ पे कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ना रिवर्स ऑस्मोसिस का, मतलब आप इस पे ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो ये रिवर्स में होने लगेगा, इसी बेसिस पे हम लोग पानी को वेरीफाई भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आप प्रेशर भी ऐसा नहीं कि बढ़ा करके बहुत ज़्यादा कर दो तो क्या हो कि मतलब बहुत जल्दी बहुत अधिक मात्रा में पानी शुद्ध हो जाएगा और बहुत जल्दी आप ये कर लो। प्रेशर भी उसके लिए भी एक रेंज का होगा कि आप इतना से इतना के बीच रख सकते हो, क्योंकि आप सोचो जब यहाँ से प्रेशर लगा होगा तो एटलीस्ट उसको यहाँ जो एसपीएम लगा हुआ है उसको पार करके जाना है, अरे हाँ ना बोलो, तो होगा ना कि इसका भाई एक अपना लिमिटेशन होगा, ज़्यादा प्रेशर लगाओगे एसपीएम फट जाएगा, तो बोलो हाँ या ना। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे कि ये बार बार जैसे कि फटते रहता है, खराब होते रहता है, एक बात समझ में, इसके कारण यहाँ जो प्रेशर अप्लाई होता है इसके कारण, समझ आ रही बात, ठीक है। हाँ, तो अगली बार कभी दुकान उकान खोलो तो ध्यान रखो। चलो, पराशर दाब ज्ञात करने का प्रायोगिक तरीका, वही ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, इसका एक और फॉर्मूला आप देखोगे होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कि एक और तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, और जब क्वेश्चन आते हैं तो हमसे जैसे कि हम ये फॉर्मूला लेके बैठे रहते हैं और बनता नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट टाइप का है, अलग तरीके से किया जाता है। तो वो तरीका क्या है, वो फॉर्मूला कहाँ से आता है उसको समझते हैं। यहाँ पे ये जो आपका हमने क्या करा, एक यहाँ पे ले लेते हैं कंटेनर, इस कंटेनर में, इस बर्तन में हम लोग पानी ले लेते हैं, एक सॉल्वेंट ले लेते हैं, और उसके अंदर एक डिप कर देते हैं कुछ इस टाइप का बर्तन, थोड़ा सा छोटा बनाता मैं, छोटा नहीं बना पाया तो इसको नीचे लेकर जाता हूँ। इसमें ना क्या करते हैं, इस टाइप का एक बर्तन मैं थोड़ा सा बना लूँ, ऐसे बना सकते हो या आप ऐसे भी बना सकते हो। फ्लास्क आपने देखा है केमिस्ट्री लैब में, कभी आप लोगों को वो लैब में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? अच्छा, फिर तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इस टाइप का थोड़ा सा ये कॉनिकल फ्लास्क है ये, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ले लेते हैं सॉल्यूशन, ये मैं दिखा रहा हूं सॉल्यूट के पार्टिकल, विलेय के कण, ध्यान से सुनना, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, और इसमें फिर जो है सो कि मैं डाल देता हूँ पानी, मतलब नमक पानी का ऐसा कुछ मिश्रण हो गया, ये एक सॉल्यूशन बना दिया हमने इस तरीके से। और बाहर जो है सो कि इसी लेवल में, मतलब इसी हाइट में हमने इसके अंदर क्या डाल रखा है, यही वाटर, वाइट वाइट, इसके अंदर भी
ये सॉल्वेंट है। कौन क्या है मैं लिख देता हूँ, अस्पष्ट भाषा में लिख देता हूँ, घबराओ मत। ये आपका जो है सो कि विलायक है यानी सॉल्वेंट है। इसके अंदर जो है सो कि आपका विलयन है। विलयन बोलने का मतलब हो गया कि विलय और विलायक दोनों है। ये आपका जो है सो कि कॉनिकल फ्लास्क है, एक क्या बोलते हैं, हाँ फ्लास्क, शंक्वाकार फ्लास्क लिख सकते हो। और उसके बाद एक चीज और क्या बताया जाए आपको, हाँ ये जो है ये जो दीवार है ये आपका एसपीएम है, सेमी परवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसका जो चारों तरफ से जो दीवार बना होगा ना सरफेस, ये बात आप समझ पा रहे हो। जैसे आप कोई बर्तन बना रहे हो, जैसे हम लोग का शरीर है तो शरीर पे स्किन है ना, ये तो एसपीएम है ना, वैसे तो ये बर्तन ही है, इसका चारों तरफ का जो ये सरफेस है वो एसपीएम है, वो सेमी परवियल मेम्ब्रेन है। तो आप सोच के देखो कि यहाँ भी ऐसा होगा कि नहीं होगा, कि अगर ये बाहर जो है सो कि अरे वही चीज़ है, घबराओ मत। इधर सॉल्वेंट था, इधर सॉल्यूशन था, बीच में एसपीएम था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपने आप इसके अंदर इंटर करना शुरू करते हैं, लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, वही चीज़ तो है। बस मैंने उधर अलग अलग रखा था, इसमें क्या कर दिया, डिप कर दिया, उसमें डुबा दिया मैंने, ठीक है। बताओ ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा, होगा। इधर कौन है, सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट वाले क्या करेंगे बताओ, ये सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो इस सॉल्यूशन के अंदर इन करना शुरू कर देंगे, आया ना। और जैसे जैसे इन करेंगे क्या होगा बताओ, यहाँ पे ये जो होगा इसका जो लेवल होगा, सॉल्यूशन का जो लेवल होगा ये ऊपर बढ़ना शुरू होगा, आया ना। तो इस सॉल्यूशन का ये लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ इंक्रीज होता चला जाएगा। क्या ये इंक्रीज होते 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 पूरा ये जितना लंबाई का ये हम रख ले उतना लंबाई बढ़ता चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्यों, सोचो जरा, दिमाग लगाओ आप। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर ये हाइट का जो लिक्विड है ये भी प्रेशर तो लगाएगा, सोचो, हाँ या ना। तो आप ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर चल के आ रहे हैं, यहाँ क्या था, इस डायग्राम में क्या था, ये जब सोचो ना, इधर से सॉल्वेंट जब चल के आ रही है, जब ये लिक्विड का हाइट बढ़ेगा तो ये जो लिक्विड का हाइट होगा इस यहाँ वाले सरफेस पे प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा ना। तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है, ठीक है। अगर आप रोक देना चाहते हो, ये यहाँ शुरू से ही नहीं आने देना चाहते हो, तो फिर पिस्टन लगा के प्रेशर लगाओ। और नहीं लगाना, नहीं करोगे तो लिक्विड का हाइट बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे लिक्विड का हाइट बढ़ेगा ना तो वो इस सरफेस पे इस मतलब क्या बोलते हैं, सतह पे, इस लिक्विड के सरफेस पे, सॉल्यूशन के सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करेगा। और जिस दिन इसका प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वो क्या कर लेगा, उसको बैलेंस कर देगा, मतलब फिर बढ़ने नहीं देगा, इस प्रोसेस को रोक देगा, इधर से सॉल्वेंट नहीं जा पाएंगे। तो इसकी हाइट बढ़ेगी, बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि ये जो नली होती है ये बहुत पतली रखी जाती है। क्या रखी जाती है, ये नली बहुत पतली रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट का जो चेंज जाना चाहिए, देखो जितना ही पतला रखोगे उतना ही हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा और तेजी से भागेगा, सोचो है ना। अब ज्यादा डायमीटर का बना दोगे तो क्या होगा, वो कम हाइट भागेगा, अरे हाँ ना बोल। अच्छा, ये दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम लोगों का अगर ये जो अपने सॉल्यूशन लिया था इसके अंदर जो विलियन लिया था, उसके लिए आप ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हो, जब यहाँ बाहर से सॉल्वेंट इसके अंदर आ रहा है, जैसे जैसे विलायक के कंडीशन में आ रहे होंगे, तो सोच के देखो इस सॉल्यूशन का जो रियल कंपोजिशन है वो तो बदल रहा होगा। तो दिमाग में जो डालो, जो बात कह रहा हूं अब गहरी बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले सब सिंपल था, इसमें थोड़ा सा गहराई है, थोड़ा सा सोचोगे तो दिखेगा, क्या दिखेगा कि हमने ये पूछा आपसे कि बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्वेंट न जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ पिस्टन लगा के मैं कितना प्रेशर लगाऊं, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो सॉल्वेंट के इन करने के बाद वो प्रेशर फाइंड आउट करोगे या इन करने से पहले, इन करने से पहले फाइंड आउट करोगे ना। लेकिन अभी ये हाइट कब बढ़ेगा, जब इन करेगा, तो फिर तो ये सॉल्यूशन ही बदल गया, इसका कंसेंट्रेशन ही बदल गया। जब कंसेंट्रेशन बदल गया तो सही रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। तो ये मुसीबत है। तो इसका वॉल्यूम रखा जाता है ज्यादा और ये नली रखी जाती है बहुत पतली। क्यों, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा सॉल्वेंट इसके अंदर आए, थोड़ा सा जैसे ही सॉल्वेंट इसके अंदर आए तो थोड़ा सा आएगा तो इसकी हाइट बहुत तेजी में बढ़ेगी। आई बात समझ में, और हाइट बहुत तेजी में बढ़ेगी तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ठीक ठाक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और फिर ये प्रोसेस अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, रुक जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं उस कंडीशन में, ये मान सकते हैं कि सॉल्यूशन का कंपोजिशन ऑलमोस्ट चेंज
नहीं हुआ है, और वो जो हाइट का लिक्विड होगा, जितना प्रेशर लगा रहा होगा, वही प्रेशर इस सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? सच में है? एक बार फिर से बता देता हूं, सुनो। मैंने क्या बोला? जब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसके अंदर आते हैं, परासरण क्या है? सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उसको रोकने की एक प्रक्रिया है, उसके लिए प्रेशर यहाँ अप्लाई करते हो, सॉल्यूशन में प्रेशर अप्लाई करते हो। तो जो आप ये सॉल्यूशन पे लगाते हो, तो यहाँ पे अगर आप पिस्टन पहले ही लगा करके ये हाइट अगर ना बढ़े, मतलब ये प्रवेश ही मत करने दो, क्योंकि ऑस्मोसिस वही है, इसको आप यहाँ पिस्टन लगा दो और प्रेशर लगा के रखो, जैसे ही प्रवेश करना चाहता है उतना प्रेशर लगा दो कि बस इस प्रोसेस को रोक दो, सॉल्वेंट को इसके अंदर आने ही मत दो, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इसके अंदर सॉल्वेंट नहीं आएगा तब जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अगर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने जा रहे हो तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ इस तरह का सेटअप बनाना पड़ता है। अब इस तरह का सेटअप बनाने में वो ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, दिक्कत क्या है कि सॉल्वेंट इसके अंदर आते हैं और फिर इसकी हाइट बढ़ती है, और ये जो प्रेशर होता है जो लगाता है वही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो ये जब इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज करेगा, तो फिर हम एक्चुअल कैसे पकड़ पाएंगे, वो करेक्ट कैसे कर पाएंगे? तो मैक्सिमम 100% तो करेक्शन कभी नहीं आएगा, 100% वो शुद्ध सही रिजल्ट कभी नहीं है, लेकिन आप ये काम कर सकते हो कि ये जो कंटेनर आपने ले रखा है इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा रखो, जैसे ही, और इसका बहुत पतला नली बना दो, बहुत पतला बना दो, कि क्या हो, जैसे ही थोड़ा सॉल्वेंट इस एसपीएम से इसके अंदर जाए, इसकी हाइट में बहुत तेजी में इंक्रीमेंट है, क्योंकि जो यहाँ प्रेशर, जब हाइट बढ़ेगा ना तो ये प्रेशर लगाता है, तो इसकी डेंसिटी रो और जी इंटू एच, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है, जो प्रेशर यह अप्लाई करता है इसका हाइट। तो देखो हाइट प्रेशर जो लगाने वाला है वो हाइट के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा हाइट होगा प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो थोड़ा सा अगर इसमें सॉल्वेंट इन कर भी जाता है तो आप उसको नेग्लिजिबल मान के चलो। ये बात आपको समझ में आई? तो क्या होगा कि अच्छा खासा हाइट उठ जाएगा, और अच्छा खासा हाइट उठ जाएगा तो वो क्या कर देगा, तुरंत इसके जो इन सॉल्वेंट इन कर रहे हैं उनको क्या कर देगा, रोक देगा, और वही प्रेशर इस सॉल्यूशन के लिए क्या बन जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, डिवाइस करा दिया मैंने। तो अब जो है सो कि आपको ये बात तो मैंने अब क्लियर कर ही दिया कि प्रेशर को हम लोग दिखाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को आई से, और फॉर्मूला क्या रहेगा, रो जी एच, या ऐसे भी लिखा जाता है, रो की जगह डी लिखा जाता है, जी एच। यहाँ पर डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का घनत्व, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जी का वैल्यू आपको पता है, अरे बोलो हाँ ना। एच क्या है बताओ, हाइट ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में ये जो हाइट जो है, ये वाला कितना हाइट जा रहा है, ये आपका हाइट है। मैं यहाँ डायग्राम में बना देता हूँ, कोई दिक्कत? तो ये एक्सपेरिमेंटल तरीका होता है पाई बराबर डी जी एच या रो जी एच ऐसे फाइंड आउट करने का। तो कई बार आपको ये हेल्प करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, और कई बार वो हमने पढ़ा कौन सा, सी आर टी। ये कुछ समझ आया? ठीक है, हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल तरीका है किसी सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करने का, एक्सपेरिमेंटली ऐसे करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, डेंसिटी है, आपको पता है डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, यार बोलो ना, केजी पर मीटर क्यूब होता है ना, जी का वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लिखा ही है। हाइट क्या होता है, मीटर में ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो अगर सब कुछ ऐसा यूनिट में पुट करोगे आप, तो आपका प्रेशर भी किसे मिलेगा, ऐसा यूनिट में, और प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना, तो आपको पास्कल में मिलेगा, तो आपको सब ऐसा यूनिट में रखोगे तो ऐसा ही में करना पड़ेगा। हाँ, एक यहाँ पे छोटी सी बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आप एक काम कर सकते हो, एक काम कर सकते हो कि फिर जब अगर ऑप्शन, जब क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो कई बार ऑप्शन जैसा कि पास्कल में नहीं होगा, वो एटीएम के टर्म में होगा। किसके टर्म में होगा? तो फिर आपको कन्वर्टेशन आना चाहिए। तो वो कन्वर्टेशन बड़ा सिंपल होता है तब जब आप इस हाइट को आप मरकरी के हाइट में कन्वर्ट कर सको। और शायद मैंने क्लास 11th में ये बात आपको सिखाई थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, रियल गैस जब पढ़ा रहा था, तो उस टाइम बताया था आपको कि अगर कोई लिक्विड है और अपने कुछ हाइट से अगर कहीं प्रेशर कुछ क्रिएट कर रहा है, तो उतना ही प्रेशर मरकरी का कितना हाइट प्रेशर क्रिएट करेगा, कितना हाइट चाहिए मरकरी का उतना ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए, वो क्या रिलेशन था, याद है आपको? कुछ नहीं करना, इसी से आ जाएगा, इसी से आ जाएगा, सिंपल है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। अरे भाई, जैसे मान लो इस ट्यूब के अंदर, सुनो, इस ट्यूब के अंदर वो सॉल्यूशन था, क्या है बोलो, ये सॉल्यूशन है। ठीक है,
अब आपको ऐसे सोचना है कि ये जो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है पाई, तो आप क्या लिख रहे हो जरा बताओ, बोलो बोलो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू जी इंटू हाइट। तो हाइट ऑफ क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन ही है ना। अब मैं कहना चाहता हूं कि इसको हटा दो। अब आप सोचो कि इतना ही प्रेशर यहाँ पे लगना चाहिए, इतना प्रेशर इसका हाइट लगा रहा है, इतना ही प्रेशर लगना चाहिए, लेकिन फर्क क्या हो कि इसके अंदर सॉल्यूशन ना हो, इसके अंदर क्या हो, मरकरी हो, Hg हो। तो हो सकता है कि उतना ही हाइट की जरूरत पड़े, हो सकता है कुछ अलग हाइट की जरूरत पड़े। ये कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका हाइट अगर मैं मान लूं, हाइट ऑफ सॉल्यूशन लिखा, इसकी डेंसिटी कुछ अलग होगी, तो इसका मैं लिखता हूं डेंसिटी ऑफ Hg। इसका मान लो जो हाइट की जरूरत पड़ा उसको मैं लिखता हूं क्या, हाइट ऑफ Hg, ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये जो प्रेशर यहाँ अप्लाई करेगा पाई, वो कितना करेगा बताओ, डेंसिटी ऑफ Hg, जी तो दोनों के लिए सेम रहेगा, H हाइट ऑफ Hg। तो ये प्रेशर और ये प्रेशर दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे इन दोनों को इक्वेट करोगे क्या निकल के आएगा बताओ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू हाइट ऑफ सॉल्यूशन, अरे जी तो कट जाएगा ना भाई, बराबर क्या आएगा बताओ, डेंसिटी ऑफ Hg हाइट ऑफ Hg होगा। अब ध्यान सुनना, इसमें एक चीज आपको इंफॉर्मेशन याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ Hg यानी मरकरी का जो घनत्व होता है वो 13.6 लिखवाया भी था, अगर आपको याद हो तो, ग्राम प्रति ml। 1 ml लोगे मरकरी तो 13.6 ग्राम होता है। तो ये आपको डेटा मैंने दे दिया, याद रख लेना, बड़े काम की चीज होती है। ये किसका है, सॉल्यूशन का डेंसिटी और सॉल्यूशन का जो हाइट है ये आपका गिवन होगा। आपको निकालना क्या रहेगा, मरकरी की हाइट। और जिस दिन मरकरी का हाइट निकाल लोगे वहां से प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया, हाथ उठो, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। आधी आबादी सो रही है, आधी आबादी पढ़ रही है, चलो ठीक है, बढ़िया। तो अब यहाँ पे जो है सो कि 2 तरीके हो गए हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने का। एक हो गया हमारा प्रेशर कौन सा, पाई बराबर CRT, और एक पाई बराबर DGH या रो GH भी बोल सकते हो, जहाँ पे डी और रो दोनों सेम चीज है। डी रो मैं कर रहा हूँ, दोनों एक ही साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आइसोटोनिक विलयन, देखो सॉल्यूशन के 3 छोटे छोटे डेफिनेशन होते हैं, बार बार आपसे एग्जाम में मैंने देखा है, बोर्ड के एग्जाम जैसे कि ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में डेफिनेशन पूछ लेता है या देकर कंफ्यूज करता है। सिंपल है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपर आपने सुना होगा जहां कोई थोड़ा सा क्रोध होता है, काहे हाइपर होता रहा, मतलब अधिक, ठीक है। आई हुआ समझ में। आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है, समान, सेम। तो कोई भी आप एक सॉल्यूशन ले लिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन बना लेता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये रहा SPM, इधर मैंने वैसे एक सॉल्यूशन बना लिया, इधर एक सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, और ये क्या बताओ, SPM। और इधर हम लोग क्या ले रहे हैं बताओ, सॉल्वेंट। कौन सा ले रहे हैं, अब सॉल्वेंट इधर से मान लो जाना शुरू कर रहा है, हम यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिए। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे दिखाते हैं, पाई से। तो इस सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, पाई, और ये प्रोसेस रुक गया, ठीक है, हमने इसको मेजर कर लिया। अब कोई दूसरा सॉल्यूशन आपको दे रहा है, कोई दूसरा सॉल्यूशन दे रहा है, जैसे सिंपल ऐसे कुछ हमने एक सॉल्यूशन दिया आपको इस तरह का, और इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा पड़ा है। अब इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर आप फाइंड करो, सेम डायग्राम भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे सिर्फ सॉल्यूशन बनाना था तो मैंने बना दिया, नहीं तो फिर वैसे ही आप सॉल्वेंट सॉल्यूशन करो, लेकिन ये सॉल्यूशन कुछ अलग है, वो सॉल्यूशन कुछ अलग है। हाँ, ये ध्यान रखना कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है और ये जो सॉल्वेंट है वो सेम है। जैसे अगर ये पानी नमक है तो ये पानी है, सुनाई दिया, ये पानी नमक है, तो ये नहीं कि ये पानी नमक है सर इधर तेल है, ऐसे मत कर लेना। इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वही ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई और है, किसी और सॉल्वेंट से बना हुआ सॉल्यूशन है, तो इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर अगर फाइंड आउट करो और इसका भी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर वही निकल के आ जाए जो यहाँ पर प्रेशर था, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और किसी दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों के लिए अगर सेम वैल्यू आ जाए तो ऐसे दोनों विलयन को आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब मानक विलयन के परासरण दाब के बराबर हो। मानक विलयन क्या होता है, कोई भी एक विलयन आपने लिया उसको स्टैंडर्ड बना लिया। जैसे ऐसे सोचो, क्या बोलते हैं कि आप कह रहे हो कि मैंने आपसे पूछा आपका वजन कितना है, तो आप बोलते हो 50 kg है, तो आप कह रहे हो कि मेरा वजन 50 kg, इसका क्या मतलब है, आपने किसी 1 kg को लेकर के स्टैंडर्ड बनाया है या ना, आपने फिक्स करा है कि भाई 1 kg कुछ होता है,
आप कह रहे हो कि 1 kg होता है और इसका 50 गुना है, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। आपने क्या करा, अब देखो ऐसे बनाया होगा तराजू आपने इस तरह का ना, ये तराजू बनाया आपने और आप इधर बैठ गए, ठीक, और आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया। क्या बना लिया स्टैंडर्ड, कि भाई हम एक ऐसा छोटा सा बनाएंगे और इसको हम बोलेंगे 1 kg। अब ऐसा चढ़ाते जा रहे हो, चढ़ाते जा रहे हो, चढ़ाते जा रहे हो, इस पर रखते जा रहे हो, 50 ऐसे रखा आपने, आपको बैलेंस कर दिया, ये उठ के बराबर हो गया। पहले आप ज्यादा थे, अभी बराबर हो गया, तो आपको समझ में आता है कि आपका वजन कितना है, 50 kg। 1 kg का 50 टाइम्स है, ये बात आपको समझ में है? तो आपने एक डिफाइन कर लिया कि इतना को हम 1 kg बोलेंगे, इतना को हम 1 ग्राम बोलेंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वैसे ही सिंपल सोचना है कि आपने एक सॉल्यूशन को डिफाइन करा, एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करा, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया मान लो। अब कोई दूसरा सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर उसके बराबर आ गया तो दोनों सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे, आइसोटोनिक विलयन कहलाएंगे। कितने लोगों को समझ में आया, हाथ उठाओ, हाथ नहीं उठाते आप लोग, बढ़िया से उठाया करो। हाँ चलो, तो अब मुझे ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा। हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब ज्यादा, तो सोचो वैसा विलयन जिसका परासरण दाब मानक विलयन के परासरण दाब से अधिक हो, हाइपरटोनिक विलयन कहलाता है ना। यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन लिया था, इसके लिए कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट किया था, फिर से नहीं ना समझाना पड़ेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। इधर से जो सॉल्वेंट जा रहा है उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं सॉल्यूशन साइड में, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ इस सॉल्यूशन के लिए जो परासरण दाब था, अगर इस सॉल्यूशन के लिए कोई दूसरा आपने दूसरा तो खत्म हो गया, तीसरा कोई आपने सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के ऊपर आप ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हो, और ऐसा हो गया कि यहाँ ज्यादा लगाना पड़ रहा है, जितना यहाँ लगा करके रोक लिए, एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर इससे भी ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो वो सॉल्यूशन इसके कंपेयर में क्या कहलाएगा, इन दोनों ये कंपेयर करेंगे तो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आई बात समझ में। तो दो सॉल्यूशन के लिए अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्लियर है। और अगर एक का ज्यादा हो दूसरे का कम, तो जिसमें ज्यादा है उसको हाइपोटोनिक विलयन बोलेंगे, क्लियर है। और जिसमें कम होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। तो बार बार बोलते रहना, आइसोटोनिक विलयन, हाइपरटोनिक विलयन, हाइपोटोनिक विलयन, ठीक है। टोनिक टॉनिक जो भी है, कोई दिक्कत। चलो इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, पहले इतना करो।